गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? राधे राधे बेटा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। प्रभु आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी बना दे, है ना? हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, श्री कृष्ण भगवान इतने प्यारे थे कि वो इस धरती पर आकर के जी करके ये बता करके गए कि अगर कोई संपूर्ण इंसान है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस धरती पे सब कुछ किया, तो वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। क्योंकि उन्होंने हर रूप यहाँ पर हर लीला किया है, सारी लीलाओं में निपुण थे, आपको पता है ना? तो वो एक आइडियल कैसा होना चाहिए, एक बच्चा कैसा होना चाहिए, एक जवान कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा हम लोग को एक दोस्त होना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, ये सारी चीज अगर किसी ने करके दिखाया है तो वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 गालियां कोई और सुन सकता है तो वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी, सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी अगर हाथ में हमेशा मुरली लिए हुए हैं तो वो कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण। मृत्यु के फन पर खड़े होने के बाद भी अगर नृत्य में कोई लीन है तो वो कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण। महारथी होने के बाद भी अगर कोई सारथी बना है तो वो है हमारे कृष्ण। लेने पर आए तो 3 पग में तीनों लोक ले लिए, और देने पर आए तो 3 मुट्ठी चावल पर तीनों लोक दे दिए। अगर ऐसा कोई है तो वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम सभी को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम सभी प्रयास तो कर ही सकते हैं, है ना? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई, सो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर लग गई है ना? मैम की शायद मैराथन क्लास लगी हुई है, तो इस वजह से मैम ने कहा सर आप ये क्लास ले लो। हमने कहा ठीक है भाई। हो सकता है जो मेरी मंडे वाली क्लास होती है वो मैम ले लें, राइट? तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, यस, लड्डू गोपाल भी आप लोग को कहा जा सकता है ना भाई? हाँ। सो आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को थोड़ा सा और धुआंधार तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं, और इस चैप्टर में जो आखिरी 1-2 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग आज कवर कर डालेंगे। राइट है? यस। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले आपकी वॉट लगा देंगे, मतलब वॉटलेस करंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे, कुछ धुआंधार क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, राइट? सो आज की क्लास में मेन 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं और फिर धुआंधार क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, ताकि अगली क्लास में हम लोग को सिर्फ एक चीज रह जाए, वो है ट्रांसफार्मर, और अगर आपका मन होगा तो एसी जनरेटर। सिर्फ ये 2 चीजों की बात हम लोग करेंगे, राइट? हाँ भाई। तो एक बार सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट हार्ट स्पैम कर दें श्री कृष्ण भगवान के लिए, तब फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट भाई कर दो, फटाफट। हाँ, ट्रांसफार्मर भी पढ़ाएंगे यार, ट्रांसफार्मर भी पढ़ाएंगे, एसी जनरेटर भी पढ़ाएंगे, एलसी ऑसिलेशन भी पढ़ाएंगे। तुम टेंशन ना लो बस। हाँ, तुम लड्डू गोपाल की तरह बस मस्त रहो। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई, अरे दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए सबका, सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए भाई। यस, सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो
आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वॉटलेस करंट से। तो भैया वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉट का मतलब पावर, लेस का मतलब लेस, तो इसका मतलब ये बेसिकली पावरलेस करंट है। ऐसा करंट है जहां पर एवरेज पावर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आती है? 0 के बराबर। सो बेटा पावर, एवरेज पावर कितना होता है? ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था। अगर मैं आपसे बात करूं जैसे प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात बेटा अगर आपसे किया जाए तो आप ही लोग जरा कमेंट करके बताओ फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस कितना होता है प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव में? देखो आगे पीछे कोई भी हो, लेकिन इतना क्लियर है कि फेज डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कितना होता है? 90 डिग्री। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है। और बोलो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज ERMS IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, राइट? तो एवरेज पावर का जब भी आप लोग टर्म निकालते हो, एवरेज पावर का जो टर्म है वो ERMS IRMS cos फाई है। यहां पर फाई की वैल्यू अगर मैं 90 रख दूं तो यही तुम्हारा cos 90 0 होता है। तो यही एवरेज पावर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 0 बटे सन्नाटा। इसका मतलब ये रहा कि अगर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो बोलो एवरेज पावर कितना होगा? 0 आएगा। अगर एवरेज पावर हमारा 0 आ गया है तो इसी तरह के सर्किट को, इसी तरह के सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? हम लोग बोलेंगे उसको वॉटलेस करंट। एक बालक पूछ रहा है सर आपका घर कहाँ है? भाई मेरा घर कानपुर में है, आवास विकास कल्याणपुर में। कहो तो पूरा एड्रेस दे दें, है? वहीं पे पार्टी की जाएगी। हाँ भाई। संस्कृति कह रही है सर कैसा लग रहा है आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके? बेटा एक्स्ट्रा क्लास तो आपके लिए, हम तो रोज क्लास लेते हैं। आपकी क्लास ना लेते तो किसी और की क्लास ले रहे होते, या कोई और मेरी क्लास ले रहा होता। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता। बोलो यार। है ना? तो एक्स्ट्रा क्लास तो आपकी है। तो संस्कृति आप बताएं आपको कैसा लग रहा है फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेकर के? है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट होता तो बेटा एवरेज पावर 0 होता। तो ऐसे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट, राइट? हाँ, वॉटलेस करंट। अब फिलहाल ये देखो जरा, यहां पर अगर मैं आपको करंट ले लूं, मान लो अगर मैं यहां करंट ले लूं, करंट मान लो है IRMS, और करंट से 90 डिग्री आगे, है ना, करंट से 90 डिग्री आगे RMS वोल्टेज होता है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं 90 की बात मान लो ना करूं, मतलब मैं प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात ना करके अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं कोई फाई एंगल पर हमारा RMS ERMS है, मेकिंग सम एंगल फाई, तो मेरे प्यारे बच्चों इस करंट का हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट कर सकते हैं। इस करंट का हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट। अगर इस करंट का बेटा हम लोग करेंगे कंपोनेंट, तो ये देखो करंट का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दैट इज IRMS cos फाई, IRMS cos फाई, और एक कंपोनेंट भैया इधर भी होगा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा, और ये कंपोनेंट होगा IRMS साइन फाई के बराबर। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं किसी भी LCR सर्किट के लिए, फॉर एनी LCR सर्किट, किसी भी LCR सर्किट के लिए मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पावर की वैल्यू अभी पीछे क्या लिखा था? ERMS IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, यानी कि EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना था? दैट वाज इन जनरल फाई, राइट? तो अगर यहां पर देखा जाए तो आप लोग खुद जरा सोचो, पावर, एवरेज पावर के इस फार्मूले में करंट का कौन सा कंपोनेंट आया है बेटा? करंट का कौन सा कंपोनेंट आया है एवरेज पावर के फार्मूले में? तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि सर वो वाला कंपोनेंट है IRMS cos फाई वाला,
राइट। यानी कि एवरेज पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल करंट का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? करंट का वो कंपोनेंट जो ईएमएफ की डायरेक्शन में है, राइट। करंट का वो कंपोनेंट, करंट का वो कंपोनेंट जो ईएमएफ की डायरेक्शन में हो, है ना, वो वाला कंपोनेंट यहां पर लिया जाता है। इसका मतलब सर फिर ये वाला कंपोनेंट क्या है? ये आई आर एम एस साइन फाई क्या है बेटा? इसको कहा जाता है वॉटलेस कंपोनेंट। इसको कहा जाता है वॉट लेस्ट, लिख दिया हमने, ना 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 ना, वॉटलेस, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ये करंट का वॉटलेस कंपोनेंट है। यानी कि अगर आपसे वॉटलेस कंपोनेंट पूछें, है ना, वॉटलेस पार्ट पूछें करंट का, यानी करंट का वो पार्ट जो कि पावर में कंसीडर नहीं होता है, करंट का वो पार्ट जिसकी वजह से पावर नहीं यहां पर जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे बोला गया वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बता दो क्या निकालना है, फटाफट कमेंट करके बता दो। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट अगर मैंने पूछा तो क्या निकाल के बताओगे आप लोग? दैट इज आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस साइन फाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? राइट। सो एलसीआर सर्किट के लिए एवरेज पावर होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक। क्योंकि यहां पर कॉस फाई आ रहा है, यही कारण है कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट कौन सा हो गया? आई आर एम एस साइन फाई। ये वो कंपोनेंट हो गया करंट का जिसका पावर के फार्मूले में कोई यूज भाई साहब नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है का? चलिए ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर वही पूरी की पूरी कहानी आपको मिल रही है। ये रहा हमारा आई आर एम एस, फेज एंगल है कॉस फाई साइन फाई, सबको दिख रहा होगा। तो यहां पर देखो कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस कॉस फाई, अगर मैं आई आर एम एस कॉस फाई की बात करूं तो यहां पर पावर की वैल्यू है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर, राइट। लेकिन अगर आई आर एम एस साइन फाई की बात करें तो इस डायरेक्शन में पावर की वैल्यू भैया कितनी है? 0 के बराबर। यानी कि ये वो कंपोनेंट हो गया जो कि आइडल कंपोनेंट है, या इसको हम बोलें कि ये वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट होता है। तो आई आर एम एस साइन फाई ही है वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है। ये इतना सब कॉपी पे मत लिखो, कोई फायदा नहीं है, ये सब पूछा उछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे बस सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि भैया वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है? तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है आई आर एम एस साइन फाई के बराबर। क्लियर है क्या? तो यहां पर देख लो tan फाई तो इंपॉर्टेंट था ही भैया, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, है ना। फिर cos फाई आ गया, पावर फैक्टर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज आर बाई जेड। और भैया देख लो sin फाई बचा था, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया अगर हमसे वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट पूछ दिया जाएगा तो। क्या आप सभी को फील आ रहा है? फटाफट फटाफट जरा बता दीजिए। हाँ, आस्था परेशान हो गई थी, सर इतना कैसे लिखेंगे हम, तो सर मर जाएंगे इतना लिखेंगे तो बेटा ये सब खत्म है, मामला नहीं लिखना है ना। चलो कोई नहीं। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो भैया हमको एक बल्ब दिया है, उस बल्ब का पावर है 100 वाट के बराबर, और उस बल्ब का आरएमएस वोल्टेज भी गिवन है, वो 220 वोल्ट के बराबर है, राइट। हमसे कह रहे हैं उस बल्ब का रेजिस्टेंस बता दीजिए। बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो बल्ब को बोलते बल्ब, है ना, बल्ब। तो उस बल्ब का भैया हम निकालने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो यार देखो पावर होता है V स्क्वायर बटे आर के बराबर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर बटे पावर के बराबर। वी आर एम एस का हम लोग कर देंगे धड़ाधड़ स्क्वायर, यानी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये देखिए आज हम बढ़िया वाला कैलकुलेटर ले आए हैं, नया खरीद के लाए हैं एकदम। 220 मल्टीप्लाई बाई 220, हाँ, डिवाइडेड बाई 100। 100 से भी डिवाइड हम कैलकुलेटर से ही करेंगे, देख ही रहे होंगे आप लोग हमारी काम चोरी। 484 ओम के बराबर, राइट।
तो ये सबसे पहली वैल्यू हो गई हमारी रेजिस्टेंस की, ठीक है। हाँ हाँ, बल्ब, ठीक बात है। फिर सेकंड पार्ट में आ जाओ बेटा। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। पीक वोल्टेज का मतलब होता है वी नॉट। अगर आरएमएस वोल्टेज आपको पता हो तो उसमें भना भन √2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पीक वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि 220 √2 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज। बोलो बोलो, ये बात तो तुम्हें बचपन से पता थी, ये बात तो तुम्हें बचपन से पता थी कि वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई √2। तो भैया वी नॉट हमारा कितना होता है 220 √2, यानी अंसारी जी ने बोला 311 वोल्ट, 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। बोलो भाई, 3 बार 311 वोल्ट उन्होंने बोला है, तो उनकी बात ठीक ही होगी, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो भैया सी पार्ट की बात कर ले, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो उस बल्ब में जो आरएमएस करंट है बेटा वो कैसे निकलेगा, दैट इज ई आर एम एस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो ई आर एम एस या वी आर एम एस बेटा एक ही बात होती है, तो ये हो गया 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 484। तो 220 में अगर हम 484 का डिवाइड करेंगे तो भैया कितना आएगा जरा देख लो, 220 डिवाइडेड बाई 484, तो ये हमारा आंसर आया 0.454545। जैसे तुमने 3 बार बोला, आंसर भी देख लो 3 बार है। तो आई आर एम एस हमारा कितना निकल करके आ गया 0.454545, राइट। दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एम एस करेंट। हाँ भाई अंसारी जी, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, सही है क्या। हाँ बउआ छाप क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, एकदम बउआ छाप है, ताकि जितने बउआ यहाँ पर हैं उन सबको सारी चीजें थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, है ना। ठीक है, आ जाओ अब अगला क्वेश्चन, आ जाओ, थोड़ा सा ठीक ठाक है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ कैपेसिटर अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ एसी सोर्स। यानी कि बेटा कौन सा ये सर्किट है हमारा, ये आरसी सर्किट है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड आर इज दिस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस है 120 वोल्ट, रेजिस्टर के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 90 वोल्ट। कह रहे हैं इफ द आरएमएस करंट इज 3 एंपियर, पूरे सर्किट का आरएमएस करंट अगर 3 एंपियर के बराबर है, तो आपको बताना है पूरे सर्किट का इंपीडेंस और साथ ही साथ पूरे सर्किट का पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर हमारा होता है cos फाई के बराबर, बस यही आपको निकालना है। पूरे पूरे 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, भना भन सभी लोग सॉल्व करिए। ये तनिषा जैन बेटा अभी उठी हो क्या सो के, कह रही सर ये चैप्टर का नाम बता दीजिए क्या है। है बच्चा, इतना जल्दी कैसे उठ गई तुम, है ये सोने का टाइम है, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। जैसे मेरा भांजा है, छोटा सा है? वो जब कभी आएगा सुबह सुबह अगर उठा, मामा स्कूल जाना है क्या, आपने कहा ना ना सो जाओ, सो जाओ बेटा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, सो जाओ, तुम भी सो जाओ। क्या करोगी पढ़ाई लिखाई करके, 7वां लेक्चर है, चैप्टर का नाम पूछ रही है नालायक। जल्दी से बताओ भाई, ABCD। Z की वैल्यू कैसे आएगी, Z की वैल्यू कैसे आएगी। Z कैसे आएगा, Z होता है अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC का होल स्क्वायर। भैया R कैसे आएगा, बेटा आरएमएस आई आरएमएस पता है, E भी पता है, क्या यहां से R नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। अरे बोलो यार, R की वैल्यू क्या आएगी, E बराबर आई आर एम एस इंटू आर। तो R की वैल्यू 90/3 दिख रही है क्या, R की वैल्यू 90/3 दिख रही है क्या सबको, और XC की वैल्यू 90/,
ना 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 ना, 120/3 दिख रही है क्या? 120/3, तो ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट के अंदर 30 का स्क्वायर, ये हो गया 40 का स्क्वायर। 30 40 सबको पता है 50 होता है, तो z तो हमें 50 दिखाई पड़ रहा है। रही बात पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर होता है भैया cos फाई, और cos फाई होता है हमारा r/z। cos फाई क्या होता है भाई साहब? r/z, राइट, है ना। अगर इसी में r और z का हम कर दें डिवाइड, तो r है हमारा 30 और z है हमारा 40, तो पावर फैक्टर हमारा आ जाएगा भैया 3/4 के बराबर, राइट। cos फाई जो कि पावर फैक्टर है वो 3/4 के बराबर निकल कर आ जाएगा। 3/4, ये भी हम करेंगे इसे डिवाइड लेकिन जाने दो। 0.75 है ना, 0.8 कह सकते हैं हम लोग। तो भैया 50 और 0.8, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी पार्ट। देख लो भाई, ऐसा सही है क्या कि गलत है? सही है या गलत है? गलत है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भैया? जेड की वैल्यू गड़बड़ है। 30 और 40 तो आर और एक्सी की वैल्यू थी, जेड हमारा 50 था। 30/50 यानी 3/5, और 3/5 हमारा कितना है? 0.6 के बराबर, राइट। सो करेक्ट उत्तर इज बी पार्ट। करेक्ट पार्ट है बेटा हमारा बी पार्ट, राइट। 60% बच्चा लोगों का सही है, वेरी गुड। बाकी लोगों ने यार गलत कर दिया। उत्कर्ष सबसे आगे हैं, मनीषा, आर्यन, राबिया और राजीव। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। समझ में आया है क्या? समझ में आया है क्या? बोलो। अभिषेक कह रहे हैं सर मैंने तो तुक्का मारा था। बहुत बढ़िया, आपका तुक्का मारने का टैलेंट बहुत तगड़ा है। इसी टैलेंट के साथ आप आईआईटी का पेपर दीजिएगा, तुक्के में सिलेक्शन भी क्या पता हो जाए आपका। क्यों भाई? सही है। तो बेटा करंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। ERMS, तुम्हारा इम्पीडेंस आ गया, ये आ गया, सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा L, ये रहा C, और ये सबको दिख रहा है R। ठीक, LCR, ये हमारा सर्किट है। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमें निकालनी है इफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। सर्किट का पावर फैक्टर अगर 1 के बराबर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दीजिए, साथ ही साथ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट भी बता दीजिए। अरे भाई खतरनाक स्टूडियो है भाई ये। मैं ही एक टीचर हूं यहाँ पे जो अपनी जान पे खेल के इस स्टूडियो में आता हूँ। कब क्या गिर जाए, कब क्या हिल जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, जल्दी से आंसर करो बेटा, तो जरा फटाफट आंसर करो। पावर फैक्टर अगर 1 है तो कॉस फाई तुम्हारा 1 हो जाएगा, राइट। कॉस फाई बेटा R/Z होता है जो कि 1 हो गया। इसका मतलब Z R के बराबर है। सर्किट तुम्हारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कि ये सर्किट हमारा रेजोनेंस में है। और अगर सर्किट रेजोनेंस में होता है तो मेरे प्यारे बच्चों XL XC के बराबर होता है। XL XC के बराबर होता है। और इस डायग्राम में जब हमने ध्यान से देखा तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी। फटाफट वैल्यूज को रखो और बस सॉल्व कर डालो। तो ये बन जाएगा भैया ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी की वैल्यू निकालना C, और ये बन गया हमारा 1/ओमेगा² L, राइट है क्या? है ना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2πf। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमको 50 के बराबर, उसका करेंगे हम स्क्वायर, और फिर L का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 200 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ अब बस इसको आप भना भन सॉल्व कर दीजिए। ये बन गया 100π। 100π का स्क्वायर करेंगे तो 100π² हो जाएगा।
और ये बन जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -3। तो अब इसको करो आप लोग सॉल्व। कैसे होगा भैया सॉल्व? देखो हमें लग रहा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। देखो ये पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है, तो ये सब तो 10 वाले में बैलेंस करेगा जाके, ये 1/2 बनेगा। 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो या तो 50 या तो 60, इसका मतलब 50 वाला सही है। राइट है भैया। तो ये सॉल्व होके 50 माइक्रोफैरड ही आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने का कुछ तो फायदा हो, है ना। ऑब्जेक्टिव होने का कुछ तो फायदा हो। क्वालिटी फैक्टर भैया क्या होता है? 1/r√L/c। कल मैंने बताया सी कि ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो। क्लियर है क्या? ये लो प्रयत्न पांडे, है ना। प्रयत्न पांडे कह रहे सर अगर ये चैप्टर हम ना पढ़े तो क्या कोई दिक्कत है सर? कैसे प्रयत्न वाले हो यार तुम, है? तुम्हारा नाम प्रयत्न पांडे है, तुम प्रयत्न तो कर नहीं रहे हो। तुम पहले ही डर गए, कह रहे हो सर छोड़ दे चैप्टर हम। गजब यार, तुम लोग जो है अपने नाम के विपरीत काम कभी नहीं करना चाहिए हमें। 1/r/L/c। L कितना है भाई? 200 मिली, यानी 10 की पावर -3। और C की वैल्यू है भैया 50 माइक्रो, यानी 10 की पावर -6। राइट। ये इसको काटेगा, आएगा भैया 4। 4 का अंडर रूट होता है कितना? 2, है ना। 4 का अंडर रूट 2। अब भैया देख लो आंसर बताओ, या तो बी या तो सी में से कोई एक आंसर होगा, है ना। अरे भाई ये कहाँ गायब हो गया? कैलकुलेटर है गायब हो गया। अब बताओ, अब ये पुराना वाला घिसा पिटा यूज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये भैया बन गया तुम्हारा कितना? 4000 ना। यस, 4000 का निकालेंगे हम लोग क्या? अंडर रूट। ये है अंडर रूट, डिवाइडेड बाई करेंगे 10। 6.32, 6.32 ये रहा हमारा सही आंसर बेटा। 6.32 दैट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्या आप सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो जरा आग लगा दीजिए। 38% बच्चों ने लगभग लगभग सही किया है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया है ना। जितेश, सुमित, तन्मय, मनीष और ऋतुराज, इन लोगों ने सही किया है। फिलहाल जरा सभी लोग बता दो, क्या आपको समझ में आया है? क्या आप सभी को समझ में आ गया है? ये देख लो बेटा, अगर ZR के बराबर है तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में होता है, यानी XL XC के बराबर है, यानी कि C 1/ω² L के बराबर है। फटाफट वैल्यू रखी, धड़ाधड़ सॉल्व किया, तो वैल्यू आ गई हमारी 50 माइक्रोफैरेड के बराबर। क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r√L/c के बराबर। तो बस वैल्यूज को धरना है, सॉल्व करना है, और फटाफट। आर्यन कह रहे हैं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, सर आपको उड़ा देना चाहिए। टेंशन ना लो आर्यन, अभी देखो तुम सुपर फास्ट स्पीड देखो फिर तुम मेरी। हाँ सर, ये चैप्टर बहुत अजीब है। अजीब तो हम भी हैं, क्या करें यादव जी, बताओ तुम, है। सर Z की वैल्यू तो 50 रखनी चाहिए थी, रखा तो था बेटा बाद में। XC की जगह क्या पुट करें समझ नहीं आया, तो XC 1/ω/c होता है। हाँ सही बात है, वैल्यू रखो ना तुम 1/ω/c। लक्ष्य कह रहे हैं सर हाउ दीज गाइस सॉल्व इन 3 सेकंड्स। ये टैलेंट है भाई, लेकिन वो करता है उत्कर्ष, मेहनत करता है वो। सर आपकी कृपा से क्वेश्चंस बनने लगे हैं, वेरी गुड भाई। मेरी कृपा नहीं, तुम्हारी मेहनत है। सर वॉटलेस करंट रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? भैया यूज नहीं करते हैं, तभी तो वाटलेस है ना। सत्यम भाई आपका नाम ले लिया हमने। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, राइट। अब आ जाओ जरा फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा क्या? एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 200 sin 300t is applied across a series combination of R and L. Calculate impedance of the circuit, एकदम बउआ छाप।
इंपीडेंस यानी कि Z निकालना है, और Z की वैल्यू बोलो √R² प्लस XL² हो जाएगा। राइट है क्या? फिर पीक वैल्यू ऑफ द करंट की अगर हम बात करें तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि I0 होता है भैया, I0 होता है भैया। और पावर फैक्टर की बात कर दे तो पावर फैक्टर हमारा R/Z होता है, R/Z होता है cos⁡φ। सही है क्या? फटाफट फटाफट सॉल्व करो बेटा, 2 मिनट का समय है। कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी। जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर करो, सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेशन ही है खाली इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। हाँ, एकदम आसान सा है ना। इंपीडेंस निकालना है बेटा Z, विच इज √R² प्लस XL², क्योंकि LR सर्किट है। √R कितना है बेटा? 10 ओम, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये होता है ω/L। ओमेगा कितना है भैया? 300, और L की वैल्यू कितनी है भाई? 800 मिली, यानी 10⁻³ का होल स्क्वायर ω/L। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 100 प्लस 1 2 3 0, इसके साथ कैंसिल हो गए, ये तुम्हारा बना कितना? 240, है ना। 240 का स्क्वायर, यहां से सॉल्व होके बेटा Z आएगा, तो 240 इंटू 240, राइट, प्लस 100, 57,700, अंडर रूट लेंगे 240 √2, 240 √2 हमें दिख भी रहा है, ठीक। ये इतना हमारा आ गया Z, ये इतना आ गया Z। पीक वैल्यू करंट की पूछ रहे हैं, यानी करंट की भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दैट इज E0/Z, राइट। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा 200 डिवाइडेड बाई Z करोगे तो 240.2 हम करेंगे। फटाफट इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे, देखो 200 में 240 डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है एक से छोटा आएगा, यानी कि 0.832, 0.832 एम्पियर, है ना। और उसके बाद अगला है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपका है R/Z। R दिया है 10 ओम, और Z हम लोगों ने निकाल रखा है भैया 240.2, 240.2, है ना। और 10 में जब इसका डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है वैल्यू एक से तो छोटी ही आएगी, तो एक से बड़ी वाली तो हो ही नहीं सकती, तो 0.041, राइट है क्या? ये हमारा आ गया। अब जरा चूज करो कौन सा है भैया? 240.832, ये भी सही है और ये सही है, यानी कि सही आंसर बेटा कौन सा हुआ? कौन सा हुआ सही आंसर? ए पार्ट, ए इज द राइट आंसर। 45% बच्चा लोगों का सही है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया है। क्यों दिमाग से नहीं करते हो यार? विवेक, जितेश, ऋषिकेश, अरे वाह, मनीषा और उत्कर्ष राठी। ऋषिकेश का नाम सुन के हमें ऋषिकेश याद आ गया भाई, बढ़िया जगह है। चलिए खैर, हाँ सही है। कितने लोगों को अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं? जल्दी से एक बार हार्ड स्पैम कर दो कि हाँ सर अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ गए सर, बोलो यार। अभी तक की बात अगर समझ में आ गई है तो फटाफट हार्ड स्पैम कर दो। आर्यन भाई बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ वैल्यू 283 वोल्ट, यानी कि भैया आरएमएस वैल्यू पता है वोल्टेज की 283 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है 50 हर्ट्ज के बराबर, इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट वेयर आर इज दिस, एल इज दिस, सी इज दिस। ये देखो आर दिया है भैया, एल दिया है, और भैया सी की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, उस सर्किट का इंपीडेंस हमें बताना है। अगर एलसीआर सर्किट है बेटा, इंपीडेंस क्या होता है? R²,
ऐसा होता है क्या? √r² प्लस, गड़बड़ है, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बेटा सब कुछ पता है, बस धरना ही धरना है, सॉल्व होएगा। बी पार्ट में कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। फेज डिफरेंस बता दो भैया। तो फेज डिफरेंस कितना होता है यहां पर? tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। यहां से बोलो tan फाई सॉल्व होकर के आ जाएगा। हाँ बेटा, पीक वैल्यू ई नॉट होता है, यस यू आर राइट, पीक वैल्यू ई नॉट होता है। और थर्ड पार्ट में कह रहे पावर डिसिपेटेड इन सर्किट बता दीजिए, सर्किट में कितना पावर डिसिपेट हुआ है। तो एवरेज पावर का भैया फॉर्मूला है हमारे पास ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर। अब बोलो अगर tan फाई हम निकाल चुके हैं तो क्या कॉस फाई हमें पता है? बोलो यार। और हमसे फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं पावर फैक्टर। तो क्या पावर फैक्टर को निकाला जा सकता है बेटा कॉस फाई? पावर फैक्टर को निकाला जा सकता है कॉस फाई। हो जाएगा क्या? जल्दी से बता दो यार, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे? सब लोग बता दो, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, खाली वैल्यूज रखनी है भाई। आर की वैल्यू 3 ओम तो 3 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 100 पाई, तो 100 पाई इंटू एल कितना है भैया 25.48 इंटू 10⁻³ माइनस 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है भैया 100 पाई, और सी कितना है 796 इंटू 10⁻⁻6। सही है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बोलो यार, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं? देखो यार, बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारी, है ना, एनसीईआरटी पुस्तक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पे रख दिया है। लेकिन बड़ा गंदा ही कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना भैया। तो देख लो, करना तो पड़ेगा भैया, एनसीईआरटी किताब का है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा है, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग ज्यादा मेहनत ना करना, थोड़ी सी बेईमानी कर सकते हो, है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेना धीमे से, कोई देखे ना, और भना भन इसको सॉल्व कर डालना, राइट। लेकिन सॉल्व करना जरूर बेटा, ठीक है, पूरा सॉल्व करना। और यहां पे देखो पूरा पूरा उत्तर दिया हुआ है, यहां से मैच कर लेना, एकदम सिंपल है, राइट। हाँ, सब लोग सॉल्व कर लेना, यहां से मैच कर लेना। तो ये आपका एक हिसाब से मैंने हिंट तो दे ही दिया है, सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं, ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, सही है। हाँ, थोड़ी सी बेईमानी कर लेना, बस कोई देख ना पाए, है ना। देखो, नकलची को तब तक नकलची नहीं कहा जाता जब तक वो पकड़ा ना जाए, है ना, ये कलयुग है ना भाई। हाँ, तो बेईमानी तब तक बेईमानी नहीं है जब तक पकड़ी ना जाए, ऐसा गलत बात है। लेकिन थोड़ा मोड़ा तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे कर लेना, ये क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है ना, नहीं तो तुम लोग करोगे नहीं, नालायक हम जानते हैं। अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.7 हेनरी, तो एल की वैल्यू है बेटा 0.7 हेनरी, एंड इज ज्वाइंड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम, 220 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। फाइंड वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट, तो जरा बता दो क्या निकालना है बेटा। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट हमें बताना है व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ई आर एम एस भी भैया गिवन है 220 वोल्ट के बराबर, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमको 50 हर्ट्ज के बराबर। बोलो क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, 90 सेकेंड्स का टाइम है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? यस, आई आर एम एस साइन फाई, है ना। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है भैया? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट तो WCC, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट WCC, है ना, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू IRMS साइन फाई, राइट। तो IRMS कितना होता है भैया? ERMS डिवाइडेड बाई Z
इंटू साइन फाई, फटाफट सॉल्व कर डालो। ई आर एम एस तो यार पता है, दैट इज 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई जेड है, और z कितना होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। साइन फाई की बात अगर मैं करूं किसी भी इस तरह के सर्किट में, जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ एक्सएल होता है, यहाँ आर होता है, ये फाई होता है, ये जेड होता है। तो साइन फाई जो है क्या वो हमारा एक्सएल बटे जेड हो जाएगा बेटा, साइन फाई एक्सएल बटे जेड हो जाएगा। तो 220 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मतलब 220 का स्क्वायर है, और एक्सएल होता ओमेगा एल, ओमेगा हमारा कितना है 100 पाई, और एल की वैल्यू कितनी है 0.07, तो ये बन गया तुम्हारा, है ना। और अंडर रूट हटा ही दो यार, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट बोलो हट जाएगा, बोलो यार अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट भैया हट गया है, मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल हो जाएगा, एक्सएल ओमेगा एल है, यानी 100 पाई इंटू 0.7, ये हमारा है आंसर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम लोग करेंगे 100 इंटू 3.14 इंटू 0.7, ठीक है, ये आया हमारा 219.8 मल्टीप्लाइड बाई 219.8, स्क्वायर करेंगे, राइट, और इसमें 220 का स्क्वायर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट वैकेट की सुविधा तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम पूरी बात लिखेंगे, मजबूरी हमारी। 220 इंटू 100 इंटू 3.14 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर और ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48312.04, ठीक, 220 इंटू 220 जो भी आया उसमें हम जोड़ेंगे 48312.04, राइट, ये वैल्यू आई है ना 48400, इसको ऐड करेंगे, जो आया वो ये है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 220, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 314 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, 0.4999, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 0.5, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, सही है क्या, समझ में आया है क्या? सी पार्ट इज द राइट आंसर, सी पार्ट राइट आंसर है। देखते हैं कितने बच्चा लोग सही कर पाए हैं इसको। हाँ बेटा टाइम लगता है, आप लोग परेशान ना हो, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, है ना, क्योंकि सबके पास ऐसे मेरी तरह से कैलकुलेटर तो है नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करो, आंसर सही आना चाहिए, आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, राइट। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि भाई मेरे को निकालना था आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस कैसे निकलेगा अगर आपको ये पता है ना, साइन फाई क्या होता है अगर आपको ये पता है, तो आप सही ट्रैक पर है। बाकी अब देखो ये इतना फालतू टाइप का कैलकुलेशन है तो भाई करना तो पड़ेगा ही, और इतना मैं आप लोगों पर यकीन करता हूं कि 12th क्लास में अगर आप हैं तो आप कम से कम कैलकुलेशन तो कर लेंगे, राइट, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, है ना भाई। हाँ अब मैं सोच रहा हूँ ये जो 2 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड वाले बच्चे हैं इन लोग को वीडियो कॉल करके इनसे चेक किया करूं, भाई दिखाओ जरा नोट्स, कैसा रहेगा भाई, बोलो, इनसे पूछा करें कहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया, जरा दिखाओ हमें। क्यों भाई, सही रहेगा ना? कितने लोग चाहते हैं कि भाई वीडियो कॉल करके सर चेक किया करो, ये जो पहली रैंक पे दूसरी रैंक और तीसरी रैंक पे जो लोग आते हैं उनकी कॉपी सर चेक किया करो वीडियो कॉल करके कि क्या लिखा है इन्होंने, सॉल्व किया भी है कि नहीं है, बोलो यार, चेक करना चाहिए ना।
करेंगे। हाँ सही बात है, अब सही बात है, बिल्कुल अब चेक करेंगे, टेंशन ना लो। अब अगला वाला क्वेश्चन आने दो जरा, जहां अगला क्वेश्चन आया भन्न से चेक करेंगे अब की। हाँ, और नालायकों वीडियो कॉल उठाना पड़ेगा। हाँ 100%, 100%। ठीक है, चलो। अब देखो यार, देखो ये टॉपिक ऐसा है जो नई एनसीईआरटी में तो नहीं है, राइट, नॉट इन न्यू एनसीईआरटी। और दूसरी बात, ये बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं आएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मन नहीं मानता, है ना, पढ़ा देना चाहिए। मन नहीं मानता अंदर से, मतलब होता है ना, कई कई बार लगता है कि अंदर से यार कुछ जैसे चोरी कर लिया, बच्चों का कुछ कंटेंट चुरा लिया, दिया नहीं उनको, तो अंदर से थोड़ी सी आत्मा की शांति के लिए, मान लो चैप्टर पूरा खत्म होने से पहले अगर निपट गए हम, तो मेरी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, है ना। तो उस शांति के लिए, केवल मैं आत्मा की शांति के लिए ये एलसी ऑसिलेशन आपको पढ़ा रहा हूं। जल्दी जल्दी बताएंगे और भना भन हम लोग इसको निपटा देंगे, राइट है। हाँ, तो भैया देखो ऐसा है, एलसी ऑसिलेशन का मतलब एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा। उस कैपेसिटर को आप कर लो फुल्ली चार्ज पहले कोने में ले जाके, और फिर उस कैपेसिटर को यहां पे ले आकर के आप उसे कनेक्ट कर लो किसी इंडक्टर के साथ। तो पहले इस कैपेसिटर को कोने में चार्ज किया है, उसको फिर यहां पे ले आए हमने, इंडक्टर में हमने उसको जोड़ दिया है, ठीक। क्योंकि ये फुल्ली चार्ज था तो यहां प्लस माइनस पहले से पोलरिटी थी, और जैसे ही हमने इसको जोड़ा है एकदम इनिशियली, तो बेटा ये फुल्ली चार्ज था और ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। तो देखो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है और इसकी एनर्जी एकदम गायब है। फिर सेकेंड डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है कि अब यहां से भैया करंट निकलेगा, यहां से बेटा अब करंट निकलेगा इधर की तरफ, भाई पॉजिटिव से करंट निकलेगा इधर की तरफ, ऐसे होते हुए जा रहा होगा, और धीरे धीरे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा और ये इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा। यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एनर्जी अब कन्वर्ट हो रही है उस इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो यार, है ना। यहां से करंट जब इधर की तरफ जा रहा होगा तो ये जो इंडक्टर कॉइल जो है, वो इंडक्टर कॉइल में अब मैग्नेटिक एनर्जी आ रही होगी, और ये धीरे धीरे देखो चार्ज हो रहा है, दो दो लाइंस इसमें दिखाई पड़ रही, यानी चार्ज हो रहा है। और फिर ये तीसरा डायग्राम ऐसा आया कि भैया इधर से अब करंट इधर की तरफ नहीं जा रहा है, सारा करंट इधर जा चुका है जो जाना था, यानी कि जो कैपेसिटर हमारा है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, और ये कॉइल हमारा फुल्ली चार्ज हो चुका है। चार चार लाइन आपको यही दिखा रही है कि यहां पर ये आधा चार्ज था, लेकिन यहां पर ये फुल्ली चार्ज है। तो चेक कर लो, इसकी एनर्जी कम हुई और इसमें एनर्जी बढ़ी है। यहां पे देखो ये आधी हुई, ये भी आधी हुई, आधा आधा बराबर बराबर एनर्जी है यहां पर, राइट। यहां पर ये फुल्ली चार्ज हो गया है और इसकी एनर्जी भैया बिल्कुल गायब हो गई है। चौथे वाले डायग्राम को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चौथे वाले डायग्राम में हो क्या रहा है, अब क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, लेकिन अब क्योंकि इधर से करंट आ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हो रहा है तो लेंज साहब का लॉ कहता है कि भैया इंड्यूस्ड करंट इसका सपोर्ट करेगा। यानी इधर की तरफ ऐसे करंट जा रहा था तो अभी भी इसी डायरेक्शन में करंट यहां से जाना शुरू करेगा। और अगर करंट इधर से जाना शुरू कर रहा है तो ये पॉजिटिव पोलरिटी पर है, ये निगेटिव पोलरिटी पर है। पॉजिटिव की वजह से भैया यहां पे पॉजिटिव पोलरिटी आई, निगेटिव की वजह से कैपेसिटर प्लेट में निगेटिव पोलरिटी आ गई है। तो ध्यान से देखो, यहां पर कैपेसिटर प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो रहा है। कैपेसिटर में आधी एनर्जी आ गई, इसकी आधी एनर्जी गायब हो गई, जो चार पंख लगे थे वो दो में कन्वर्ट हो चुके हैं, ध्यान से देख लो। यानी इसकी एनर्जी इसमें गई, ठीक, ये फुल्ली चार्ज हो गया है। अब यहां से एनर्जी वापस इसमें जा रही है, और यहां वाले डायग्राम में देखो, यहां वाले डायग्राम में देखो, ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज भैया हो चुका है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, राइट, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। अब फिर से क्या होगा खेला, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है, ये निगेटिव हो चुका है, तो अब ये फिर से एनर्जी देगा, और ये एनर्जी अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहा है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव से करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इधर से आएगा, अब ये धीरे धीरे चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर से एनर्जी इसको देगा, और फिर ये आधा चार्ज, ये आधा चार्ज। बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ रही है। यानी कि इधर से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर मैग्नेटिक एनर्जी में आएगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से मैग्नेटिक एनर्जी में आएगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगी, फिर यही कलाकारी होती रहेगी बस। बोलो यार, जैसे हम लोग वो बॉल खेलते हैं ना कि एक तरफ तुम खड़े हो जाओ, एक तरफ हम खड़े हो जाए, इधर से बॉल फेंका भैया तुम कैच कर लो, तुम उधर से फेंको हम इधर से कैच कर ले रहे हैं, बस यही वाला खेल चल रहा है। ये एनर्जी इसको देता है, ये एनर्जी उसको देता है, ये एनर्जी उसको देता है, ये एनर्जी उसको देता है। बोलो यार, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एकदम आसान है, क्योंकि यहां पर एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि एनर्जी का ये एक्सचेंज होता रह रहा है ना, क्योंकि एनर्जी का लगातार भैया एक्सचेंज होता जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? एनर्जी का ऑसिलेशन। एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई थी, बोलो हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर, और उधर से ये एनर्जी जाने वाली है इंडक्टर में, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से में, राइट है क्या? हाँ, सही है क्या? बोलो कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग के ऊपर वाले माले में कुछ है, समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यही है एलसी ऑसिलेशन, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? समझ में आया या नहीं आया? हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर क्या एनर्जी का लॉस यहां नहीं होता है? बेटा होता है, यहां पर एनर्जी का लॉस होता है। आइडियली हम लोग मान के चलते हैं कि इधर से एनर्जी इधर आई, इधर से इधर गई, इधर से इधर आई, इधर से इधर गई, लेकिन रियल केसेस में एनर्जी का लॉस होता है। क्या एनर्जी का लॉस होता है? यहां पर हम लोगों ने यह मान रखा है कि ये जो इंडक्टर है वो एक आइडियल इंडक्टर है। हम लोगों ने क्या मान रखा है कि ये इंडक्टर एक आइडियल इंडक्टर है। आइडियल इंडक्टर का मतलब जिसका अपना रेजिस्टेंस कितना हो, 0 के बराबर हो। लेकिन बोलो इंडक्टर में भी यहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, और अगर कुछ ना कुछ यहां पर रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस बेटा एनर्जी का लॉस करवाएगा ही करवाएगा। बोलो यार, है ना? सही है क्या? ठीक, देखिए कितने लोग को समझ में आ गया? 88% को आ गया। अरे वेरी गुड। अरे मेरी आत्मा की शांति के लिए तो नहीं कर दी हो सब लोग यहाँ पे कि जाए भाई ये जाए, इसकी आत्मा को शांति मिले, नहीं पढ़ाता रहेगा, ऐसा तो नहीं है भाई? क्यों? हाँ, तो बेटा पहली एनर्जी लॉस कराता है किसी भी क्वाइल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो एनर्जी लॉस करवाता है रेजिस्टेंस, है ना। अभी आगे देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया भी है। एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, हर एक इंडक्टर का भैया कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। दिस कॉजेज एनर्जी लॉस एज हीट, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द ऑसिलेशन फाइनली डाई आउट। यानी कि ये जो एनर्जी का जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन अगर एनर्जी बिल्कुल लॉस ना हो तो वो इस तरीके का एक वाइब्रेशन यहां पर क्रिएट कर देगा, ऑसिलेशन एक क्रिएट कर देगा, राइट, है ना? हाँ। दीपिका बेटा, वाह वाह, नालायकों, वाह। ठीक, और अगर यहां पर बात करें प्रैक्टिकली तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि हर एक इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इवन इफ द रेजिस्टेंस वर जीरो, अगर रेजिस्टेंस जीरो भी हो जाए तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर मान भी लें एक बार की रेजिस्टेंस जीरो है तो भी एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी। इनफैक्ट वर्किंग ऑफ द रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिटर्स इज बेस्ड ऑन सच रेडिएशंस। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये है खेला हमारा एलसी ऑसिलेशंस का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है एलसी ऑसिलेशन। क्या आप लोगों को सच में एलसी ऑसिलेशन नहीं समझ में आया है? क्या आप लोगों को सच में नहीं समझ में आया है? तो फिर कैसे शांति मिलेगी मेरे को?
इतना आसान सा बहुआ छाप कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे खेला बनेगा भाई। देखो एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हमने इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ निगेटिव, ठीक, ये हमने इसको चार्ज किया। उल्टा करते हैं, हाँ, इधर हमने इसको पॉजिटिव और इधर हमने निगेटिव देकर के चार्ज किया, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक। जब इसको अकेले में चार्ज कर लिया, अब हम इसको लेकर के आए हैं और हमने किसी एक अनचार्ज्ड इंडक्टर के साथ इसको बेटा कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, इनिशियली ये कैसा है, अनचार्ज्ड है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, राइट। यहां पर एनर्जी कितनी है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर के बराबर, और यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक, मैग्नेटिक एनर्जी है, या मैग्नेटिक फील्ड का B लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है अभी फिलहाल 0, क्योंकि ये बिल्कुल भी ये चार्ज नहीं है, राइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर से करंट अब जाना शुरू होगा, है ना। अब क्या होगा, अब इधर से उधर करंट जाना शुरू होगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो भैया इधर से करंट निकलेगा और करंट ऐसे होते हुए इधर की तरफ करंट जा रहा होगा। जब करंट इधर से जाना शुरू होगा तो अब ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय के बाद अब ये आधा चार्ज हो चुका है और ये आधा डिस्चार्ज हो चुका है। अगर ये आधा डिस्चार्ज हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसके अंदर जो एनर्जी बची होगी, बोलो, वो 1/4 CV स्क्वायर बची होगी। आधा आधा यहां पर एनर्जी जा चुकी है और इसके पास वही आधी एनर्जी बेटा आ चुकी है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो एनर्जी जो इसके पास आई होगी वो 1/4 CV स्क्वायर के बराबर है। बोलो यार, जितनी एनर्जी यहां से गायब हुई उतनी ही एनर्जी इसके पास आ चुकी है, और इसी को हाफ LI स्क्वायर भी मैं बोल सकता हूं। यही है हाफ LI स्क्वायर, राइट है, सही है, ठीक। और कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यही खेल क्या हो रहा होगा, कुछ समय के बाद यही खेल हो रहा होगा कि अब इधर से सारा करंट इधर चला गया, यानी इसकी सारी एनर्जी भैया गायब हो गई है, ठीक। अगर इसकी सारी एनर्जी गायब तो इसके अंदर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गायब हो गया है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड गायब और इसकी एनर्जी हो गई 0, सारी एनर्जी इसकी चली गई है, ठीक। इसकी एनर्जी बेटा हो गई 0 और ये हो गया तुम्हारा फुल्ली चार्ज्ड, ये हो गया फुल्ली चार्ज्ड। तो जरा ध्यान से देखो, ये पहले चार्ज था, इसके पास एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी नहीं थी। ये बीच का एक स्टेट है कि इधर से एनर्जी जा रही है, इसके अंदर जा रही, तो ये आधा चार्ज हो गया और ये आधा डिस्चार्ज हो गया, तो ये 1/4 बचा, ये भी 1/4 हो गया। कुछ समय के बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, इसकी एनर्जी 0 और ये फुल्ली चार्ज, यानी कि एनर्जी कहां से कहां पहुंच गया, बोलो, एनर्जी कहां से कहां पहुंच गई। एनर्जी किसकी थी, कैपेसिटर की एनर्जी, और कहां पहुंच गई है अभी वो इंडक्टर में। बोलो, कैपेसिटर की एनर्जी कहां पहुंच गई, इंडक्टर में। क्या ये समझ में आया है, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से फटाफट बताओ, हार्ड स्पैम कर दो अगर ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, मेरे इस बैल वाली बुद्धि में इतना समझ में आ गया है कि कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो चली गई है सर इंडक्टर में। क्या ये समझ में आया, जल्दी से बताओ, बोलो, जल्दी से बताओ। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है इस इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में। क्या इतना समझ में आ गया है, क्या इतना समझ में आ गया है, एक एक अब क्या खेल हो रहा होगा, अगर ये फुल्ली चार्ज हो चुका है ये, और वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो, इसमें तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि अब इधर से करंट आ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो डिस्चार्ज हो चुका है, इसके पास एनर्जी बची नहीं है, इधर से अब एनर्जी आ नहीं रही है, तो अब ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे घटना शुरू हो जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इंड्यूस्ड करंट, बोलो ये कौन सा करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट अब इधर की तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अब इस प्लेट में पॉजिटिव आना शुरू होगा, इधर निगेटिव आना शुरू होगा, और करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड करंट यहां पर इसके अंदर आ गया, राइट। तो अभी ये फुल्ली चार्ज था,
अब एक फेज आएगा कि अब इसकी एनर्जी आधी हो जाएगी और आधी एनर्जी इसके पास पहुंच जाएगी, तो इसके पास एनर्जी अब फिर से कितनी बची, 1/4 CV स्क्वायर, और इसके पास जो एनर्जी बेटा बची है कैपेसिटर के पास, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी बची है वो एनर्जी फिर से हो जाएगी 1/4 CV स्क्वायर के बराबर। यानी इसकी आधी एनर्जी अब पहुंच गई है भैया इसके पास, राइट, इसकी आधी एनर्जी पहुंच गई है इसके पास। जब ऐसा हुआ फिर कुछ समय के बाद अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाऊं, देखो, तो कुछ समय के बाद खेल ये हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इसकी एनर्जी इधर जा रही थी, तो कुछ समय के बाद भैया खेला ये होगा कि सर इसकी सारी एनर्जी कहां चली गई है, इसके पास। तो अब ये फिर से बेटा फुल्ली चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। लेकिन ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो ऊपर की तरफ आई है, राइट। अब ये फिर से चेक करो, यहां पर कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गई थी इंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड में, और यहां पर इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से वापस एनर्जी किस में आ चुकी है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यार यही तो ऑसिलेशन है कि एनर्जी पहले कैपेसिटर से गई इंडक्टर में, अब इंडक्टर से वापस आ रही है कैपेसिटर में। यही क्या है, ऑसिलेशन। यही क्या है, एनर्जी का ऑसिलेशन, कि अगर एनर्जी पहले इधर से इधर गई फिर इधर से वापस इधर आई, यही क्या है, एनर्जी का ऑसिलेशन। सही है क्या, सही है क्या, राइट, यही है एनर्जी का ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी वही होती है जो रेजोनेंस की होती। बोलो यार, इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बेटा वही होती है जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूछा जाएगा नहीं। आत्मा को मेरी शांति मिल गई है क्योंकि आप सब गधे हैं। बोलो यार, समझ आया कि नहीं समझ में आया है? देखो बेटा, वैसे मैं अभी तक तो हंसी मजाक की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, ये पूछा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसको समझने के लिए ऊपर वाले माले में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कुछ, है ना। और वो ऊपर वाले माले में आपके क्या भरा है ये तो आपको पता ही है। तो इस वजह से ये क्लास 12th के सिलेबस में जल्दी पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों के ऊपर वाले माले में क्या भरा हुआ है, राइट। सीबीएसई इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, जो कि आपके बोर्ड के मैथ्स के सिलेबस में भी नहीं है। सही है क्या, ये आपके बोर्ड के मैथ्स के सिलेबस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो यहां पर यूज होता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। यही कारण है कि इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, और वैसे भी जब अच्छे से कर रहे हैं तब नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो जितना बताया उतना बहुत है। किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही है कि एनर्जी उधर से इधर, इधर से उधर। एलसी ऑसिलेशन देखते ही बस यही बता देना, एनर्जी उधर से इधर, इधर से उधर जाएगी। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर थी जो कि इधर की तरफ आ जाएगी, इसमें इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, राइट। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स रेडिएटेड आउट by a circuit consisting of 0.02 microfarad capacitor and 8 microhenry inductor in series। वेवलेंथ बताना है। क्या सर हम लोग ऑप्टिक्स में पहुंच गए? ना 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 ना, शुरुआत हो रही है। बोलो यार, समझ में आया क्या? समझ में आया? क्या करना है? वेवलेंथ निकालना है बच्चा, वेवलेंथ निकालना है बच्चा। सर कैसे आएगा सर? हाँ कैसे आएगा, देखो हिंट दे रहे हैं आपको। देखो, अगर यहां पर एल और सी की बात कर रहे हैं, यानी एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन में सर ने अपनी आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ बताया था, लेकिन फार्मूला एक ही बताया था, और वो फार्मूला था फ्रीक्वेंसी का। वो फार्मूला काहे का था? फ्रीक्वेंसी का। तो जो बताया था बस उसको लगाओ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। बोलो एल की वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और सी की वैल्यू कितनी है? 0.02 इंटू 10⁻⁻6। सही है क्या? 1/2 पाई, हाँ, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 अंडर रूट से बाहर निकाला हमने, एक आ गया है बाहर।
ये बन गया 16 और बन गया 0.16, है ना। तो इसको आइए हम लोग करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। 0.16 का हम लोग लेने वाले हैं अंडर रूट, 0.4 आ गया है। 0.4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0.4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, फिर हम लोग कर देंगे उसका रेसिप्रोकल, तो वैल्यू आ जाएगी 0.398 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ओ भाई जरा चेक कर लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो हमें कोनो नहीं लग रहा है। ई का हो गया, अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी है भाई, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी निकल करके आई, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, v बराबर एफ लेमडा। किसी भी वेव के लिए बोलो, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है v बराबर एफ लेमडा होता है, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ होता है। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को आता है? जल्दी से सॉल्व करो और आंसर निकालो। पूरे 90 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू वी बाई फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड कितनी होती है किसी भी रेडियो वेव की? स्पीड होती है लाइट की। स्पीड का है कि लाइट की 0.398 इंटू 10 की पावर हो गया 6। ये कटेगा, बोलो 10 की पावर आ जाएगा 2। तो इसको आइए करते हैं डिवाइड। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 0.398, तो ये आ गया 7.53 इंटू 10 की पावर 2। अरे दादा रे दादा, 7.53 जैसा ऑप्शन हमारा एक ही है। अरे चल जा रहे भाई। हाँ, तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अरे बी ऑप्शन, 67% बच्चों ने सही किया। आखिर ऐसा कैसे हो गया भाई, है? तो ये भौकाल वाले हैं क्या? रोहित, गौरव, सुमित, ईशान और विवेक, गुड भैया। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जरा वीडियो कॉल करके देखें जरा कौन है सबसे आगे। ईशान भाई तैयार रहना तुम। हाँ ईशान, ईशा, आर्यन, जरा तैयार रहो तुम लोग। नोट्स वोट्स अपने हाथ में लेकर के जरा चेक करते हैं कहाँ किए हो ये क्वेश्चंस। हाँ बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो बेटा, अगर एलसी सर्किट की बात हो रही है, एलसी ऑसिलेशन की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है। किसी भी वेव के लिए v बराबर एफ लेमडा होता है। v स्पीड है वेव की, है ना। तो यहां पर रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं। अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, अल्ट्रावायलेट वेव हो, है ना, इस तरह की जो भी ये वेव्स हैं, ये लाइट का ही पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है तो स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 लाइट की। फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, बना बन रखेंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 7.53 इंटू 10 की पावर 2 मीटर, है ना। तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा बी पार्ट हो गया। कितने लोगों को इतनी बात में थोड़ा फील आया है कि हाँ सर, एलसी ऑसिलेशन का, सर अगर कोई बउआ छाप क्वेश्चन आ गया एलसी ऑसिलेशन का, तो हाँ सर मैं उसको कर लूंगा? बोलो कितने लोगों को इस बात का फील आ गया है कि सर एलसी ऑसिलेशन का कोई बउआ छाप क्वेश्चन आएगा तो सर कर लेंगे? बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी चीज मैं यहां पे अगर बोर्ड पे मैं लेकर के आया हूं, भले वो एलसी ऑसिलेशन ही क्यों ना हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो आप लोग प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस होकर के, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के छोड़ मत देना टॉपिक को, राइट। कोई भी टॉपिक अगर मैं लेके आया हूं मतलब कुछ कारण है, अदरवाइज मैं कोई काम नहीं कराता। मैं खुद बड़ा आलसी टाइप का आदमी हूं, तो एक्स्ट्रा मैं नहीं कराता, मैं उतना ही कराता हूं जितना आप सबके लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए छोड़ना मत गलती से भी, वरना जब एग्जाम में आ जाएगा तो बस वहां पे ऑन द स्पॉट बैठ करके सीबीएसई का गरियाते रहना। हाँ कि सीबीएसई ने तो कहा था सिलेबस में नहीं है, अब हम जाके हड़ताल कर लेंगे, हैं अनशन में बैठ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। सीबीएसई ने जो एक बार दे दिया सो दे दिया। एक बार जो सीबीएसई ने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद वो अपनी भी नहीं सुनता। समझ लेना भाई, कुछ भी हो सकता है।
तो भैया ईशान साहब थोड़ा सा नोट्स वोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। आप पहली रैंक आज पाए हैं हमारी क्लास में, है ना? तो ईशांत भाई, ईशान, हाँ ईशान भाई, थोड़ा सा तैयार हो जाइए। हाँ, तैयार हो जाइए जरा, तो देखे जरा कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। हाँ, कनेक्ट करवाइए कंप्यूटर महाशय, कनेक्ट करवाइए। ईशान भाई, पहली रैंक है, कोई मजाक थोड़ी ना है। जरा दिखाओ हमें कहाँ सॉल्व किए हो क्वेश्चन तुम। अब मैं चेक किया करूंगा हर क्लास में। बोलो यार। हाँ, अरे जुड़ जा रे बाबा, ये बड़ा आलसी आदमी है ईशा बेटा। हाँ ईशा चौधरी, चलो जल्दी से जुड़ो जरा, तो देखे जरा कहाँ तुमने कॉपी वापी में किया है? कहाँ तुमने कॉपी वापी में किया है, जरा दिखाओ जल्दी से। देखो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में बेटा अब सिर्फ दो चीज रह गई है, ट्रांसफार्मर और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना? अगली क्लास में बिल्कुल निपटा देंगे और भना भन तरीके से हम लोग जो है, हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। आपका मन होगा चैप्टर रिवाइज कराएंगे, नहीं तो अगले चैप्टर की तरफ भागेंगे, है ना? अरे ईशा बिटिया, कहाँ गई? अरे फोनवा तो उठाओ हमारा। हाँ, जल्दी से फोन उठाओ, फोन उठाओ। सब बच्चे बड़े कलाकार हैं। हाँ, ऐसा है क्या? और कौन है? हाँ ये कनिष्का है, हाँ ये। चलो जरा फोन उठाओ, तो 10वें नंबर पे हो, फोन उठाओ। कहाँ से आते हैं इतने तेजस्वी लोग, अब पता चल रहा है। हाँ, अरे आ जाओ भाई, मैं वीडियो कॉल में घुस के मारूंगा नहीं किसी को, टेंशन ना लो। हाँ ये बच्ची आ गई, देखो ये आ गई, कनिष्का आ गई। तो हाँ बच्चा, अरे गायब हो गई। एक तो यहाँ बच्चा जो भी आता है तुरंत ही गायब हो जाता है। जल्दी से कनेक्ट करो भाई, कनेक्ट करो। तो बालिका, आवाज तो आ ही रही होगी, नोट्स वोट्स निकाल लो जरा तो। हाँ, नोट्स वोट्स निकाल लो जरा तो, कनिष्का बेटा, नोट्स वोट्स निकालो जरा तो। कहाँ गायब हो गई भाई बालिका? अरे हाँ, अरे कनेक्ट हो जा रे बाबा, कनेक्ट हो जा रे बाबा। ये बच्चा लोग क्या कर रहे हैं भाई आज? खुशी भारद्वाज, खुशी भारद्वाज जल्दी से कनेक्ट करिए जरा तो। हाँ, ये बच्चा लोग झलक दिखला जा करते हैं, झलक दिखला जा उसके बाद गायब हो जा, फिर दोबारा ना आ, है ना? जल्दी से करो जरा तो। हर्ष पाड़े, पाड़े जी, ये एक साथ कॉल होना चाहिए यहाँ पे। और बात करता हूँ, देखो परिश्रम बैच में एक साथ सबको कॉल किया जाए। नालायक बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, है ना? सबके सब मजे ले रहे हैं, अब पता चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिलहाल ये हमारे टॉपर लोग हैं जो कि डर के मारे फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास वीडियो कॉल का देखो, बड़ा वाला वीडियो कॉल है ये। हाँ, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ जरा तो, ये देखिए सबका एकदम डिटेल में नाम आ रहा है। हाँ, ये भी है देखो, राजपूत आस्था, देखिए कनेक्ट होता है कि नहीं। और कौन था? आदित्य भाई, आकाश, श्रद्धा, आर्यन। चलो देखो जरा किसी का कनेक्ट होता है कि नहीं है। पीटी कुमारी, नोट्स की बात की, आज बच्चा लोग गायब हो रहे हैं।
हाँ भाई, ये कौन आ गया? अरे, झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा। तुरंत ही गायब। आस्था बेटा क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, झलक दिखला जा उसके बाद गायब हो जा, है ना, कोई बात नहीं। चलो आप लोग के लिए एक बढ़िया सी शायरी करते हैं और फिर क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। आज हम लोगों ने क्लास थोड़ा टाइम से पहले ओवर कर लिया है ना। तो आपको सुनाता हूं। मैं कहना चाहता हूं आज, पर मैं कह नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं आज, पर मैं कह नहीं सकता। तमाशा कर नहीं सकता, तमाशा बन नहीं सकता। तमाशा कर नहीं सकता, तमाशा बन नहीं सकता। कि तेरे जैसा मैं हरगिज कभी भी बन नहीं सकता। कि तेरे जैसा मैं हरगिज कभी भी बन नहीं सकता। तू मेरे जैसा बन जाए, ये मुमकिन हो नहीं सकता। तू मेरे जैसा बन जाए, ये मुमकिन हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल लड्डू गोपाल, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं भैया अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जी तोड़ मेहनत करते रहिए। मंडे को इस चैप्टर का खात्मा करेंगे और फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। राइट है।